इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने 2D पर लास्ट टॉपिक था वृत्त पर आधारित पर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों, वो आपको सॉल्व कराया गया था। हमने कहा था आपको यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों तो कमेंट के माध्यम से या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमको लगता है लगभग आपको सभी के सभी इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और आपके क्वेश्चन भी एक दो जो आए हैं बच्चों, वो लगभग उस टाइप के नियम हमने बता दिए हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं बच्चों। हम आज आइए आपका एक विशेष टॉपिक, क्योंकि 2D फिगर से संबंधित जितने भी थे वो आपके पार्ट ख़त्म हो चुके हैं। आज से आप 3D पढ़ोगे बच्चों। 3D मतलब एक ऐसा मेंसुरेशन का पार्ट जिसमें आपको बताया गया था आकृतियाँ मेंसुरेशन में आपकी दो तरह की होती हैं, एक 2D होती हैं, एक 3D होती है बच्चों। आइए देखते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो कि इसको पिछले क्लासों में आपको बता दिया गया था बच्चों कि जो आप आकृति पढ़ते हो, आकृति आपके दो प्रकार की आकृतियाँ पढ़ते हो। पहली होती है द्विविमीय आकृति। आप द्विविमीय आकृति पढ़ते हो बच्चों, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविमीय आकृतियों को बच्चों हम 2D कहते हैं। जिसमें आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ लिया था, आपने चतुर्भुज पढ़ लिया था, आपने वृत्त पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी जो दूसरी आकृति होती है बच्चों, त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति में आप क्या पढ़ते हो, त्रिविमीय आकृति जिसे हम 3D कहते हैं बच्चों। आज से जो टाइप स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जो आपका आकृति स्टार्ट होगा वो 3 यानी त्रिविमीय आकृतियाँ होंगी बच्चों। और त्रिविमीय आकृतियों में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि त्रिविमीय आकृतियाँ जो बच्चों होती हैं वो आपकी घन घनाभ, मतलब ऐसी आकृतियाँ, देखो 3 विमाओं से घिरी आकृति, ऐसी आकृतियाँ जो 3 अक्षों से बनती हों, एक्स वाई जेड एक्स 3 अक्षों से बनती हैं, ऐसी आकृतियाँ आपकी कहलाती हैं त्रिविमीय आकृति। इसी को 3 डायमेंशनल कहते हैं, इसलिए 3D लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, इसमें आप पढ़ते क्या हो, घनाभ पढ़ते हो, ठीक है, घनाभ पढ़ते हो, घन पढ़ते हो, आप बेलन पढ़ते हो, ठीक है, शंकु पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, गोला पढ़ते हो। इसके बाद आपका प्रिज्म पढ़ते हो बच्चों, प्रिज्म पढ़ते हो, पिरामिड पढ़ते हो। ये सब चीज़ें आपकी 3D के अंतर्गत आती हैं। क्लियर बच्चों? चलिए, आपको आज जो 3D का पहला टॉपिक पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो आपको घनाभ के बारे में पढ़ना है। घनाभ के बारे में पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था 3D में आपको क्या क्या ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों। आपको 3D में क्या क्या निकालने होते, जैसे 2D में आपको द्विविमीय में जो आकृतियाँ थी उसमें आपको या तो लंबाई निकालनी होती थी, या तो चौड़ाई, या तो परिधि, या तो उसका क्षेत्रफल, इतनी ही बातें हो रही थी। अब यहाँ पर जो आपका ये त्रिविमीय आकृति है बच्चों, वहाँ पर इसके आयतन की बात करेगा, वक्र पृष्ठ की बात करेगा, ठीक है, वक्र पृष्ठ की बात करेगा, आयतन की बात करेगा, संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा। फिर बच्चों आप जो है एक एक करके सबको जानोगे। यहाँ पर क्षेत्रफल की चर्चा कम होगा, परिमाप की भी चर्चा कम ही होगी, परिमाप एकदम नहीं पूछेगा। ये मान कर लिए जितने भी कंपटीशन के क्वेश्चन बनेंगे वो आयतन, पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ पर ही बनेगा बच्चों। आइए देखते हैं कि त्रिविमीय आकृति में घनाभ में हम क्या पढ़ते हैं, घनाभ किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं घनाभ पे ही चर्चा करता हूँ प्यारे बच्चों। घनाभ ऐसी आकृति है बच्चों कि अगर 3 आयताकार भाग को मिला दे, पहली बात नोट कर लो, नोट क्या कर लो बच्चों, कि अगर 6 आयताकार भाग को, 6 आयत को, या कह सकते हो 6 आयत से मिलकर बनी आकृति को हम घनाभ कहते हैं। मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं बच्चों, घनाभ कहते हैं, ठीक है। दूसरी बातें नोट कर लो। दूसरी बातें क्या है बच्चों, घनाभ के लिए देखो, घनाभ कैसे, मैं यहाँ पर इसकी आकृति बना देता हूँ बच्चों। जैसे ये देख लीजिए, ये आप जब इसकी आकृति बनाओगे, जैसे जिस कमरे में बच्चों आप बैठे हो वो कमरा आपका घनाभ के आकृति का है, ठीक है। आप देखोगे उसमें आपको 6 दीवारें, 6 दीवारें क्या, 6 पृष्ठ नज़र आ रहे होंगे, जिसमें आपकी 4 दीवार हो जाती हैं प्यारे बच्चों, और एक छत हो जाता है और एक फर्श हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से आप देखोगे,
ये एक घनाभ है। क्लियर, घनाभ है। इसमें देख लीजिए, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें 6 आयत आपको दिखाई पड़ेंगे। एक आपका देखिए ये, एक ये, एक ये, एक फ्रंट की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक इधर। मतलब जिस कमरे में बच्चों अगर आप बैठे हो उस कमरे में देखिए तो आपको 4 आयताकार पृष्ठ दिखाई पड़ेंगे। और या फिर आप देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण घर में जो माचिस है, माचिस का भी आकार देखोगे तो वो भी घनाभ के आकार का ही कहलाता है। बच्चों बगल में ईंटा भी रखा हुआ है, तो ईंट को देखिए तो वो भी एक घनाभ के आकृति का है। तो उसमें 6 पृष्ठ होते हैं बच्चों। अब बात आती है कि हम अगर ये कह दें कि वही कहता घनाभ की परिभाषा क्या हो सकती है, तो बच्चों बस यही आप इतना बोल दो, 6 आयत से मिलकर के जो बनी आकृति होती है बच्चों, वो कहलाती है आपकी घनाभ कहलाती है। या एक बंद संदूक है, मतलब जो बक्सा होता है, आप देखिए वो भी आपका एक घनाभ की आकृति का है। प्यारे बच्चों आते हैं इसके दूसरे भाग पे। इसका दूसरा जो होगा पॉइंट, वो दूसरी पॉइंट यही है कि इसमें फलक कितने होते हैं, कितने फलक होते हैं, यानी पृष्ठ या तल कितने होते हैं। फलक की बात मैं करूं, फलक बात करूं, या मैं पृष्ठ की बात करूं, या पृष्ठ की बात करूं बच्चों, सब बातें एक ही हैं। पृष्ठों की संख्या बच्चों या तलों की संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, फेस कहते हैं, अंग्रेजी में फेस कहते हैं। इसकी संख्या जो होती है बच्चों वो होती है 6। अब देखिए जिस कमरे में काउंट कर लो तो 6 फलक होते हैं। एकदम बिल्कुल आप इसको समझिएगा, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं जो इस पर बताने चल रहा हूँ। इसके बाद फलक यानी पृष्ठों की संख्या 6 होती है बच्चों। फिर आ जाइए तीसरी बात नोट कर लो कि इसमें जो कोर होते हैं, कोरों की संख्या, कोरों की संख्या, ठीक है, कोरों की संख्या, संख्या, ठीक है, कोरों की संख्या। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो कितने कोर होते हैं बच्चों। कोर का मतलब क्या होता है बच्चों, एज यानी किनारे, कितने किनारे होते हैं। किनारे मतलब इसको लिख सकते हो किनारे, कितने किनारे होते हैं, एज कहते हैं इसको, ADGA कर सकते हो, सॉरी ये आपका एज। कितने होंगे बच्चों, कितने किनारे गिन लो आप। देखो एक किनारा ये हो गया, एक किनारा बच्चों ये हो गया, सब जो देख रहे हो आप लोग, जो लाइन की दिखाई पड़ रहा है, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक किनारा ये हो गया, 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 एक किनारा। आप काउंट करोगे प्यारे बच्चों तो ये 12 किनारे दिखाई पड़ेंगे आपको, ये 12 होते हैं, ठीक है। फिर आप देखिए इसके बाद कोण की बात करता है, यानी शीर्ष की बात करता है बच्चों। जो आपको नोट करना है कि एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, यानी उसी को किनारा कोण भी कहते हैं। कितने कोण होते, कितने कोने होते हैं बच्चों, कोण। अंग्रेजी में इसको वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। मैं अंग्रेजी इसलिए लिख रहा हूँ, अभी इस पर एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों। कोण यानी शीर्ष कितने होंगे, काउंट कर लो आप, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी शीर्ष कितने होंगे बच्चों, 8 हो जाएंगे। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। फेस यानी तल कितने होंगे, पृष्ठ कितने होंगे बच्चों, 6 होंगे। कोरों की संख्या यानी किनारों की संख्या बच्चों कितनी होगी, किनारों की संख्या बच्चों कितनी होगी, किनारों की संख्या जो बनेगी अब 12 किनारे होंगे, हमने काउंट करके भी दिखा दिया। और शीर्ष यानी कितने शीर्ष होंगे बच्चों, 8 शीर्ष होंगे, ये ध्यान रखिएगा, 8 शीर्ष होंगे। अब इस पर एक बार आप जानिए, एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन का ही पूछा गया क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन को नोट करता हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या किया गया था, मैं पहले इसको मिटाता हूँ और भागों को मिटाता हूँ। बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, कि क्वेश्चन यही है, एग्जाम्पल ही समझ लो इसके लिए, कि यदि किसी घनाभ के तल या पृष्ठ कह सकते हैं इसको, पृष्ठ ब्रैकेट में तल भी लिख दो आप इसको, को यफ कामा तथा कोरों की संख्या
कोरों की संख्या बच्चों ई से व्यक्त किया गया है, संख्या ई है, ई तथा शीर्षों की संख्या, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग। शीर्षों की संख्या को इसने व्यक्त किया है बच्चों वी से, वी है तो 3fe प्लस 2f माइनस 5e का मान क्या होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल बच्चों, बस थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल सवाल इस तरह से दे दिया गया है क्योंकि घनाभ में आप जो रटते हो बच्चों उनके फार्मूले रटते हो, आपने कभी सवाल का कॉन्सेप्ट पढ़ करके पढ़ा ही नहीं। जैसे ये जो मैं क्वेश्चन दिया बच्चों पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पे है और कहीं ना कहीं ये आपको ये मजबूर कर देगा कि आपको इसके कितने फलक हैं ये रटने ज़रूरी पड़ जाएंगे, आपको कितने कोर होते हैं वो रटना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा, शीर्ष कितने होंगे ये भी रटना ज़रूरी हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, आपका मैं कंपटीशन का नाम भी ले रहा हूँ, सीटेट में क्वेश्चन किया गया था प्यारे बच्चों। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें लोग कहीं ना कहीं सूत्र ढूंढने लगते हैं क्योंकि घनाभ का नाम लिया, एक साइकोलॉजिकल रूप में इनके दिमाग में चलता, घनाभ का वक्र पृष्ठ कहेगा, संपूर्ण पृष्ठ कहेगा या विकर्ण की लंबाई कहेगा, जो भी कुछ बोलेगा बच्चों वो आपका सूत्र याद रहता है। तो आप यहाँ सोचते हो ई क्या है, एफ क्या है, ई क्या है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे मुझे लिखना है शीर्षों की संख्या, यहाँ मुझे लिखना है वी लिखना है, ठीक है, यहाँ पर वी लिखना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पर डबल 2 बार ई हो गया, इस तरह से क्वेश्चन है 3v प्लस, फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन देख लीजिए 3v प्लस 2f माइनस 5e। अब इसका वैल्यू अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा जिसका मान निकालना है प्यारा बच्चों 3v प्लस 2f माइनस 5e है, क्लियर। अब यहाँ पर चूंकि इसने घनाभ का नाम ले लिया प्यारे बच्चों, तो आपको बताओ घनाभ में कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने वी होंगे, 8 होंगे, क्लियर। इसके बाद यफ, क्योंकि यफ को क्या बोला है इसने, फलक बोला है, ठीक है, फेस, तो यहाँ पर कितने होते हैं 6, यफ का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों एज की बात करता है, एज बच्चों कितने हैं देख लीजिए, ये आपके 12 हैं, क्लियर हो गया। अब आप यही वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, जब बच्चों यहाँ पे रखोगे देखिए लीजिए, यहाँ पे रखोगे तो 3 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा, 8 के स्थान पे वी के स्थान पे 8 हो जाएगा, प्लस 2f, यफ के स्थान पे बच्चों कितना हो जाएगा, यफ के स्थान पे आप ध्यान देंगे बच्चों आपका यहाँ पर यफ के स्थान पे 6 हो जाएगा, माइनस 5e के स्थान पे 12 हो जाएगा, क्लियर। अब आप जोड़ देखिए 8 3 के 24 हो जाएगा और ये 2 छक 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये 12 25 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये माइनस 60 बच्चों। आप देखिए इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 60 में से 36 घटेगा बच्चों, कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा, लेकिन माइनस 24 आएगा प्यारे बच्चों। इसका जो उत्तर होगा वो माइनस 24 हो जाएगा, क्लियर है। आप ध्यान दीजिए, देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल, लेकिन आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मैंने इसके फलक पर ले लिया, कोरों की संख्या पे ले लिया बच्चों, शीर्ष पर आधारित एक क्वेश्चन हो गया। आइए एक बात और जान लीजिए कि एक घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं। चौथा पॉइंट नोट करेंगे बच्चों, घनाभ में कितने विकर्ण होते हैं। घनाभ में विकर्णों की संख्या बच्चों, घनाभ के विकर्णों की संख्या बच्चों 4 होती है, विकर्णों की संख्या 4 होगी, ठीक है। कैसे विकर्ण, आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए ये थोड़ा सा आप जिस कमरे में बैठे हो, अगर आप वहाँ से नीचे वाले तल से देखिए 4 तल है ना, चारों तल से उसके सम्मुख शीर्षों को सामने वाले शीर्ष से मिलाइए। जैसे ये वाला इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, क्लियर। और ये वाला किससे मिलेगा बच्चों, ये वाला ले जाकर के आप किससे मिला दोगे, ये देखिए इसके सम्मुख शीर्ष कौन बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। इसके सामने वाला शीर्ष बच्चों ये बन जाएगा, इसके सामने वाला शीर्ष कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये वाला गलत बन रहा है, ये वाला बनेगा, ये इसके सामने बनेगा बच्चों और ये यहाँ पे बनेगा। 4 विकर्ण बनेंगे। आप जिस कमरे में बच्चों बैठे हो वहाँ से आप देखिए चारों, जहाँ पे आधार के शीर्ष आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, चारों आधार के जो शीर्ष हैं वो बारी बारी, पहले को सामने वाले से मिला दो 1 हो गया, दूसरे वाले आधार को सामने वाले से मिला दो 1 हो गया, फिर यहाँ वाले को भी मिला दो सामने वाले से
3 हो जाएगा, और फिर यहाँ से मिला दो 4 हो जाएगा। 4 विकर्ण होते हैं बच्चों, डायगोनल जिसे डी कहते हैं। जो विकर्णों की संख्या होती है बच्चों 4 होती है। ये आप इतने पॉइंट जरूर याद रखिएगा। एक घनाभ के लिए चाहे आप उसको परिभाषित कर सकते हो, एक घनाभ का पूरा आपने पूरा चीड़ फाड़ कर दिया बच्चों कि उसके कितने फलक होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, कितने किनारे होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं बच्चों। इस पर क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है छोटे छोटे कंपटीशन में। हमने बताया आपको यूपीपी में भी आ सकता है, आपका सी टेट, यूपी टेट, इन सब परीक्षाओं में आ सकता है, सुपर टेट में भी आ सकता है। और आपका जो छोटे से छोटे क्वेश्चन आप जो कंपटीशन होते हैं, छोटे से छोटे कंपटीशन, मतलब छोटे का मतलब कोई छोटा कंपटीशन बच्चों होता नहीं, लेकिन उसका लेवल जो आप देखोगे सिलेबस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, सिलेबस जिस हिसाब से होता है वो कंपटीशन की आकलन उसी अनुसार होता है बच्चों। वहाँ पर उन छोटे मोटे कंपटीशनों में ये क्वेश्चन किए जाते हैं। बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, क्योंकि मेंसुरेशन का मैं 0 लेवल से हाई लेवल चलूँगा। 1-2 पार्ट आपको लगेगा कि बहुत आसान बताए जा रहे हैं बच्चों, लेकिन वो सब पार्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो बच्चे जो आपके छोटे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए, और कहीं ना कहीं आपका बेसिक भी सही हो जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अब आपने अगर घनाभ के इतने फलक, इतने विकर्ण, इतने शीर्ष होते हैं बच्चों, अब हम एक एक करके इनके फार्मूले को जानते हैं बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम 3D का पार्ट जो घनाभ पढ़ रहे हैं, घनाभ पर पूरा चर्चा करते हैं। घनाभ में आप क्या पढ़ोगे बच्चों? घनाभ में आप पढ़ोगे कि एक घनाभकार अगर कोई कमरा है, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है बच्चों। एक घनाभ आकार यदि कोई कमरा है और उस कमरे में हमको एक छड़ रखना है बच्चों, उस घनाभ आकार कमरे में एक छड़ रखना है, ठीक है, तो सबसे बड़ा सा बड़ा छड़ की लंबाई क्या होगी प्यारे बच्चों? सबसे बड़े से बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी? तो अब अगर सबसे बड़े से बड़े छड़ की लंबाई पूछ रहा बच्चों, तो यहाँ पर अभी कहोगे सर यहाँ से यहाँ मैं मिला दूंगा, तो आपको कहोगे सर सबसे छोटा छड़ यहाँ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो 3D आकृत है बच्चों, 3D आकृत है। अगर जिस कमरे में आप बैठे हो वहाँ पर आधार वाला एक शीर्ष लीजिए और सामने वाला शीर्ष मिला दीजिए, छत के शीर्ष से उसके सम्मुख वाला, तो आप बताओगे उस कमरे में सबसे बड़े छड़ की जो लंबाई होगी वो, अगर हम विकर्ण निकाल लेते हैं, घनाभ का विकर्ण निकाल लेते हैं, वो सबसे बड़ा छड़ वही होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता है कि एक घनाभ में सबसे बड़ा जो छड़ आएगा अगर घनाभ आकार कमरे में, तो वो कितने लंबाई का होगा बच्चों? तो सीधा एक जवाब होगा कि घनाभ आकार के कमरे में सबसे बड़ा जो छड़ की लंबाई आएगी वो उसके विकर्ण की, घनाभ के विकर्ण की लंबाई के बराबर होगी। क्योंकि आप ज़मीन पे रखोगे, तिरछा रखोगे, तो बच्चों वो जितना उसका फलक, आधार वाला फलक होगा, नीचे वाला फलक होगा, तिरछे रखने पर उसी के विकर्ण के बराबर आएगा। लेकिन जो घनाभ का विकर्ण है बच्चों, वो आधार से लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा, वो सबसे बड़ा विकर्ण होगा। प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं, इनके सूत्रों को देखते हैं कैसे सूत्र आते हैं। तो एक घनाभ का जो विकर्ण होता है बच्चों, मैं विकर्ण तो लिखूँगा लेकिन आप रटिएगा क्या? घनाभ के विकर्ण, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, ठीक है, क्या होगी बच्चों? आप देखिए, पहले तो जान लीजिए कि एक घनाभ आकार कमरे की लंबाई बच्चों ये मानी जाएगी, चौड़ाई बच्चों b ये मानी जाएगी, ऊंचाई हम यहाँ पर h मानते हैं, लंबाई l, ठीक है, और ये चौड़ाई b से व्यक्त किया जाता है बच्चों, और ये h उसकी हाइट, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये त्रिविमीय आकृत है। तो यहाँ पर 3 भुजाएं जरूर होंगी। और वैसे भी घनाभ एकदम बिल्कुल एकदम स्पष्ट कर देता है कि इसमें 3 अक्ष है, घन भी क्लियर कर देगा प्यारे बच्चों। लेकिन कुछ आकृतियाँ ऐसी होती जहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, जैसे अभी गोलक के लिए, तो वहाँ पर लेकिन वो 3D आकृत होती है, क्योंकि आप देखिए वो अक्ष तल को छोड़ करके आकृत बनती है। इसीलिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर जो आकृतियाँ होती है बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक प्लेन आकृति होती है, ठीक है, एक प्लेन यानी समतल आकृति होती है, समतल आकृति में आपने 2D में पढ़ा है। दूसरी जो होती है सॉलिड वाली आकृतियाँ होती हैं, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, सॉलिड में जैसे आप पढ़ते हो बेलन, गोला, ठीक है, शंकु, ये सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनाभ के विकर्ण की लंबाई यदि पूछ रहा है बच्चों, तो घनाभ के विकर्ण की जो लंबाई होगी प्यारे बच्चों, वो सूत्र होता है
यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल, तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का वर्गमूल जो होता है वही इस घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी। या फिर कह सकते हो कि एक घनाभ आकार कमरे में सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी, सबसे बड़े छड़ की लंबाई बच्चों उसके विकर्ण के बराबर होगी। ये आप फार्मूला लगाओगे। क्लियर? चलिए दूसरी बात है, अब घनाभ के आयतन की बात कर लेते हैं बच्चों। घनाभ के आयतन की बात कर लें। आयतन का मतलब समझ रहे हो आप लोग? आयतन का मतलब ऐसे भी अगर ये कहा जाए कि एक घनाभ आकार कमरा है, उसमें कितना हवा है, तो बच्चों हवा पूरा रूप से भरा ही होता है। अगर एक घनाभकार कमरा है उसमें कितना हवा है ये पूछा जाता है, तो भाई कमरे का जितना आयतन होगा उतना हवा भरेगा। या फिर आपने देखा होगा कि जहाँ पर ट्यूबवेल से पानी गिरता है बच्चों, उसका जो टैंक बनता है, टैंक भी जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। अब अगर कोई पूछे कि उस टैंक में कितना पानी आएगा बच्चों, तो जितना उसका आयतन होगा उतना पानी आएगा। अब उसका आयतन निकाला कैसे जाता है बच्चों? वैसे भी आप जनरली जानते हो कि किसी भी आकृति का अगर आयतन निकालना होता है तो उसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये 3 विमाओं का यदि गुणनफल कर लो, किसी का भी आयतन निकालना है, यदि 3 विमाओं का गुणनफल निकाल लो बच्चों, तो वही उसका आयतन हो जाता है। तो यहाँ पर यल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा बच्चों? वो घनाभ का आयतन हो जाएगा। क्लियर है? सूत्र को ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद आते हैं बच्चों कि घनाभ के चारों पृष्ठों का यानी फलकों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का कह सकते हैं। दीवार मतलब जो चारों तरफ दीवार है बच्चों, दीवारों का क्षेत्रफल। अगर ये क्वेश्चन कहता है घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो घनाभ के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका किसके बराबर होगा? वो आपका देख लो, 4 दीवार, एक इधर एक आमने एक इधर सामने, इस तरह से चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूले की बात मैं करूं, जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए, एक पृष्ठ ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये दीवार के रूप में है। ये बच्चों फर्श है, ये आपका दीवार नहीं है, ये उसका छत है। अब देखिए दीवार में काउंट करता हूँ, एक आपको इधर दिखाई पड़ रहा है, इधर दीवार दिखाई पड़ रहा है, एक आपको इसी के पीछे की तरफ देखिए ये वाला दिखाई पड़ रहा होगा, एक दीवार ये हो गया, एक इसी के जस्ट सामने देखिए एक दीवार ये हो गया बच्चों। क्लियर? और एक दीवार ये हो गया। ये 4 दीवार, 1 2 और फिर ये बीच वाला, ये देख रहे हैं आप लोग, बीच वाला और एक सामने वाला, ये 4 दीवार है। ठीक है, ये 4 दीवारों का अगर क्षेत्रफल की बात करूँ प्यारे बच्चों, तो आप देखिए उसके चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, इसके लिए आपको 2 लंबाई धन चौड़ाई और गुणे बच्चों कितनी हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर है? लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। का दुगुना क्यों किया गया? क्योंकि आप एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर आपने सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, सामने वाले दीवार का क्षेत्रफल निकाला, तो इसके सामने वाले का जो क्षेत्रफल होगा बच्चा उसी के बराबर होगा, इसलिए दुगुना किया गया है। तो 4 दीवार है तो एक का निकाला गया, फिर दुगुना यही किया गया है। देख लो, दुगुना कर दिया क्योंकि 4 दीवार हैं, एक का निकाल करके जोड़ा गया है। फिर इसके बाद आप इसको अभी गुणा करोगे, क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 करने का मतलब क्या है? अभी मैं बात करूं कि उस दीवार का सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुणे ऊंचाई करोगे। ठीक है, और फिर इसके बाद इसके सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करोगे बच्चों? चौड़ाई गुणे ऊंचाई करोगे। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन एच है, तो यल प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे एच हो गया। लेकिन ये केवल 2 दीवार का आया है, एक उस साइड का एक इस साइड का, मतलब आप जो है एक इस साइड का आएगा बच्चों और एक इस साइड का आएगा। दुगना करोगे तो इधर वाला भी आ जाएगा, इधर वाला भी आ जाएगा, इसलिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होगा। ठीक है, अब घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल या कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ जो होगा बच्चों, इसकी 6 फलक जो है सब जुड़ जाएंगे। इसके लिए आपको फार्मूला भी रटना पड़ेगा। देखिए, अगर आप जो है संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे आपका ये लंबाई, ये बनेगा। क्लियर है? ये ध्यान रहे बच्चों कि ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। आपको इतने फार्मूले का प्रयोग करके
आपको घनाभ के बारे में बच्चों पढ़ना है। ठीक है, अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। एक मैं आकृति लेता हूँ, उस बच्चों आप इसी से समझो कि इस चित्र में आप देखिए, ये आपके कमरे का आधार है। यदि इसका क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो अगर आप लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तभी तो क्षेत्रफल आएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, आपको मैंने बताया है कि यदि दो बीमाओं का गुणनफल करोगे, गुणा करोगे तो वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए, जितना ये क्षेत्रफल होगा बच्चों, आधार का क्षेत्रफल होगा कमरे का, वही उसके छत का भी क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये इसकी चौड़ाई ही हो जाएगी बच्चों, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। अब आप इसका गुणा करोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 बार प्रयोग करना है, इसलिए दुगुना किया गया है। दूसरी बात करते हैं, अब इसकी बात कर लो कि इसके सामने का दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, या मैं इधर की ही बात कर लूँ क्योंकि वही सेम है। यहाँ आप देखिए, यच गुणे क्या करोगे बच्चों, बी करोगे, बी गुणे यच करोगे तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो, बी गुणे यच हो गया। तीसरा तल क्या है, यच गुणे यल देख लीजिए, ये देखिए इधर वाला देख लीजिए, पीछे वाला, जो पीछे वाला पृष्ठ है, दिखाई पड़ रहा आपको, पीछे वाला पृष्ठ, यच गुणे यल करोगे तो इसका तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, जो पीछे वाला पृष्ठ है उसके सामने भी इसी समान आकृति का एक पृष्ठ होगा, इसलिए दुगुना किया गया है। तो बच्चों 6 फलक होता है, लेकिन इसमें फलकों की संख्या 6 तो होती है, वो 3 जोड़े होते हैं। मतलब एक सामने दीवार का, उसके एक दीवार लिया आपने, उसके सामने वाला दीवार बिल्कुल उसी क्षेत्रफल का होगा, और उसके बगल वाला दीवार लिया, उसके सामने वाला दीवार लिया, बिल्कुल उसी क्षेत्रफल का होगा। तो एक दीवार का क्षेत्रफल निकालोगे, दुगुना करोगे, दोनों का हो जाएगा। एक फर्श लिया, जितना फर्श की आकृति होती है बच्चों, उतना ही छत की भी आकृति होती है, छत का क्षेत्रफल भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर दुगुना करने का केवल एक ही मतलब, आप एक दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, दुगुना करिए, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। प्यारे बच्चों, ये इन फार्मूलों पर आपको सवाल लगाने हैं बच्चों। आज के लिए मैं इतना ही आपको, बाकी कल मैं इस पर फार्मूले पर कई सवाल लगाऊंगा बच्चों। एक एक सवाल, 2-2 सवाल लगा करके आपको फार्मूलों को रटवाया जाएगा। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना। कल मैं कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे बच्चों, घन और घनाभ के बारे में आपको बताऊंगा। और बच्चों एक चीज़ जानते रहिए कि जो घन है इसी से एकदम जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है। हम ये आपके सामने जो क्वेश्चन, जो आपने ये सूत्र पढ़े हैं, बिल्कुल ये सूत्र आपको रटना है। इस पर मैं आपको क्वेश्चन भी एक एक करके बताऊंगा प्यारे बच्चों। लेकिन अब इस सूत्र को मिटाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको घनाभ पर कुछ बातें कर देता हूँ। घनाभ जो बच्चों कह सकते हो, घनाभ घन की बात करते, क्योंकि घनाभ हमने बात कर ही लिया, अब घन की बात कर लेता हूँ। घन की बात कर लेता हूँ कि घन क्या होता है बच्चों। अगर मैं घन की बात करूँ तो एक घन की जो आकृति होती है बच्चों, उसकी परिभाषा की बात करें तो बिल्कुल, क्यों मैं इसको इसी समय घन के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि घनाभ से ही घन बना है। बस अंतर क्या होता है घनाभ और घन में बच्चों, कि घनाभ की जो भुजाएं होती हैं, जो कोर होते हैं, वो अलग अलग लंबाइयों के होते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये अलग अलग होती हैं बच्चों। या 2 लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, ऊंचाई अलग हो जाएगी। मतलब इनकी भुजाओं की लंबाइयाँ, जो बीमाएँ होती हैं घनाभ की, वो अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग आकृति की होती हैं। और ये भी हो सकता है कि उसकी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं, तीसरी भुजा अलग ऊंचाई की होगी, अलग लंबाई की होगी। लेकिन जो घन होता है प्यारे बच्चों, जो घन होता है, इसके लिए शर्त ये नहीं होता है। घन के लिए क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती बच्चों, इसके सभी पृष्ठ बराबर होते हैं। इसीलिए इसकी जब परिभाषा दी जाती है बच्चों, तो जैसे वहाँ पर क्या था कि कितने पृष्ठ थे बच्चों, 6 आयत थे। 6 आयतों को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त हुई थी वो बच्चों क्या थी, वो घनाभ थी। लेकिन यहाँ पर 6 वर्ग अगर मिला दोगे बच्चों, 6 वर्गों को मिलाकर अगर आकृति बनाओगे, 6 वर्ग मिलाकर आकृति बनाओगे तो बच्चों वो जानते क्या बनकर तैयार होगी, वो घन बन के तैयार होगी। जैसे आप यहाँ देख लो, अगर आप लोगों ने लूडो देखा होगा, लूडो में जो जिस पासे को आप फेंकते हो, उस पासे को ही बच्चों, उसकी जो साइज़ है वो घन के आकार की होगी। उसकी साइज़ जो होती है वो घन के आकार की होती है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप बना लो, आप देख लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे बनेगी। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्यारे बच्चों सब समान होगी, इसके सभी पृष्ठ समान होंगे, क्योंकि वर्ग है। वर्ग चारों 6 तरफ से क्या किया गया, वर्ग को मिला दिया गया।
जब छयों तरफ से वर्ग को मिला दिया गया बच्चों, तो उससे जो आकृति बन के तैयार हो रही है वो आकृति का नाम बच्चों क्या है? घन है। ठीक है, क्या है? घन है। फिर इसमें भी अगर मैं पृष्ठों की संख्या यानी तलों की संख्या बात करूं, तल बच्चों कितने होंगे? 6 तल होंगे, बिल्कुल वही बातें। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं इसके किनारों की बात करूं तो किनारे बच्चों जैसे उसमें 12 थे, इसमें भी 12 रहेंगे। फिर इसके बाद मैं बात करूं कि इनमें जो शीर्ष होंगे बच्चों, कितने शीर्ष होंगे, वर्टेक्स कितने होंगे, वो बच्चे उनकी संख्या 8 होगी। इतना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल वही आकृति है, वही सब कुछ है। बस यहाँ पर क्या था, लंबाई चौड़ाई अलग अलग थी। यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान ही होंगी बच्चों। बस अंतर क्या होगा, इसकी भुजाएं बराबर नहीं थी, सभी भुजाएं बराबर नहीं थी। यहाँ पर इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। यानी अगर आप इसको यल मानते हो, देखो ध्यान से, अगर इसको यल मानते हो बच्चों, यल मानते हो यहाँ पर, तो ये बी हो जाएगा और ये इसकी ऊंचाई एच हो जाएगी। क्लियर, ये हो जाएगी। लेकिन वो सभी भुजाएं बराबर हैं, तो अगर भुजा ए होगा, यल ए होगा, तो बी भी ए ही होगा और एच भी क्या होगा? ए ही होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो ए मान लेते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा बच्चों ए होगी। बिल्कुल फार्मूले का यही प्रयोग करना, क्योंकि ये अगर आपको घनाभ की विकर्ण की लंबाई, आयतन, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ याद हो गया बच्चों, तो आपको केवल इतने ही करना है कि यहाँ पर अगर यल बराबर बी बराबर एच का कंडीशन लगा दोगे, ठीक है, ये तीनों भुजाएं चूंकि बराबर है, तो वो किसकी कंडीशन हो जाएंगे? वो घन के कंडीशन हो जाएंगे। किसके कंडीशन हो जाएंगे? घन के। अब अगर कोई कहता है घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी बच्चों, तो आप इसी में रखिएगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई जो बच्चों होगी वो आपका यल के स्थान पे भी आपको रखना है। कुल मिलाकर के मैं इसकी सभी भुजाओं को ए अगर मानूंगा तो यल के स्थान पे भी ए रखना है बच्चों, बी के स्थान पे भी ए रखना है और एच के स्थान पे भी ए रखना है। मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इसके स्थान पे, फिर ये ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये हो क्या जाएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब आ जाएगा a√3। यानी एक घन के विकर्ण की जो लंबाई होगी, घन के विकर्ण की जो लंबाई होगी बच्चों, वो किसके बराबर होगी? घन के विकर्ण की लंबाई जो होगी प्यारे बच्चों, वो होगी a√3 होगी। क्लियर है? ये घन के विकर्ण की लंबाई बिल्कुल इसी से निकाला गया है, बिल्कुल इसी। ए क्या है? उसकी भुजा है। ए क्या है? घन की भुजा है। ये भुजा है। ए क्या है? घन की प्रत्येक भुजा है। ठीक है, अब दूसरे आयतन की बात कर लेते हैं। घन के आयतन की बात करूं, अगर मैं घन के आयतन की बात करूं बच्चों, तो घन का आयतन जो बच्चों होगा, देखिए घन का आयतन क्या होगा, बोलो। अगर एल के स्थान पे, बी के स्थान पे ए और एच के स्थान पे ए हो जाएगा बच्चों, तो ए गुणे ए करोगे, अर्थात भुजा की घात 3। ए की घात कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये घन का आयतन हो जाएगा। फिर घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें, घन के चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें प्यारे बच्चों, तो आप देखिए घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब अगर घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बच्चों मालूम है, तो घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। केवल यल बी एच के स्थान पे ए रखना है प्यारे बच्चों, 2 हो जाएगा ए, और प्लस देखो यल बी के स्थान पे भी ए रखोगे, एच के स्थान पे भी बच्चों ए रखोगे। अब आप देखिए 2 हो गया, एक ए मिलके 2 ए हो गए, और यहाँ पर ए हो जाएगा। अब आप जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। ए का मतलब भुजा, ये हो गया। संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप ए रखोगे। अब अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें बच्चों, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट आ जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ बिल्कुल याद रखिएगा। अगर घनाभ की सभी सूत्रों को रटे हो तो बच्चों इसकी सभी भुजाओं को बराबर कर दोगे तो घन के लिए आ जाएगा। ये आपका पूरा का पूरा कंडीशन इधर जो दिया गया था, ये किसके लिए था बच्चों? ये था आपका घनाभ के लिए था। किसके लिए था? घनाभ के लिए था। और जब आपने सभी भुजाएं बराबर कर दी बच्चों, जब सभी भुजाएं बराबर कर दी, तो वो कौन सा हो गया आकृत? घन का आकृत हो गया। मतलब ये हो गया। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जब बच्चों यहाँ पर ए रखोगे, ए गुणे ए स्क्वायर, यहाँ पर ए गुणे ए रखोगे, फिर यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर हो गया एक ए स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और इस तरह से आ जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा।
कितना आ जाएगा बच्चों, 6a² हो जाएगा। ये इतने फार्मूले आप ध्यानपूर्वक रटेंगे प्यारे बच्चों। आप आज इस पर मैंने आपको कोई क्वेश्चन नहीं हल करवाया है, लेकिन कल मैं आपको इस अगले वीडियो में आपको ये जितने फार्मूले हैं सब पर जो सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों ये सूत्र आज ज़रूर आप रट लीजिएगा, उसको लिख के रटिएगा, याद हो जाएगा तो कम से कम अगले दिन आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो आपको आसानी के साथ, तेज़ी के साथ आएंगे बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।